नमस्कार बच्चों, शिक्षा निदेशालय द्वारा आज की जो आपकी वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान, वो आपकी भूगोल की पुस्तक पाठ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं पर आधारित है। वर्कशीट नंबर 40, 6 अक्टूबर 2020 दिनांक है। कक्षा 10th, विद्यार्थी का नाम जहाँ सब बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अध्यापक का नाम जो भी अध्यापक अध्यापिका आपको ये विषय पढ़ाती हैं यहाँ उनका नाम लिखिएगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जल परिवहन एवं समुद्री पतन। आपने देखा होगा इससे जो पहले की वर्कशीट है वो भी हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं पर ही आधारित थी, लेकिन उसमें हमने सड़क परिवहन और रेल परिवहन की बात की थी। यहाँ पर हम बात करेंगे बेटे जल परिवहन और समुद्री पतन के बारे में। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। जल परिवहन, आप देखिए जब हम सड़क परिवहन की बात करते हैं तो हमें सड़क बनानी पड़ती है ताकि उस पर यातायात के साधन आसानी से आ जा सके। जब हम रेल परिवहन की बात करते हैं तो उसके लिए पहले रेलवे लाइन बिछानी पड़ती है ताकि रेल जो है आसानी से आ जा सके। लेकिन जल परिवहन के लिए हमें जल को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो हमारे प्राकृतिक रूप से ही समुद्र है, नदियाँ हैं, वहाँ पर आवाजाही की जाती है या परिवहन वहाँ पर किया जाता है और ये सबसे सस्ता साधन है परिवहन का। भारत में अंतःस्थलीय नौ चालन जल मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। अगर हम सिर्फ भारत की ही बात करें तो यहाँ पर जो हमारा जल परिवहन है, ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम सफ़र तय कर रहे हैं, वो जो जल मार्ग है उसका लंबाई जो है वो 14,500 किलोमीटर है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही ऐसा है जो मशीनीकृत नौकाओं के द्वारा तय किया जाता है। अगर हम जल मार्ग की बात करें तो वो हमारा कुल उसकी जो लंबाई है वो 14,500 किलोमीटर है। लेकिन कितना सफ़र है जो मशीन से, बिजली से चलने वाली नौकाओं के द्वारा तय किया जाता है, वो है आपका 5,685 किलोमीटर। भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्गों में हल्दिया इलाहाबाद के मध्य गंगा नदी के ऊपर जो हमारी गंगा नदी है, वहाँ पे हल्दिया और इलाहाबाद के बीच जो हमारा जल मार्ग है उसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर और उसे भारत सरकार ने जल मार्ग संख्या 1 का नाम दिया है। नौगम्य का मतलब नौकाएं वहाँ पर आती जाती हैं। दूसरा जो जल मार्ग है सदिया और धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी पर जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, वहाँ पर सदिया और धुबरी के बीच जो जल मार्ग है उसकी लंबाई है 891 किलोमीटर और उसे नौगम्य जल मार्ग संख्या 2 का नाम दिया गया है। साथ ही केरल, अगर आप भारत के दक्षिण की तरफ नज़र डालें तो केरल में पश्चिम तटीय नगर कोटापुरम से कोल्लम तक जो जलमार्ग की हमारी लंबाई है वो 205 किलोमीटर है और इसे नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 का नाम दिया गया है। ये तीनों ही बहुत ही महत्व रखते हैं। भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा 7,516.6 किलोमीटर लंबी है, जिस पर 12 मुख्य और 200 मध्यम और छोटे पतन स्थित हैं। अगर हम भारत का नक्शा देखें तो बेटा यहाँ पर देखिए गुजरात से हमारी तटीय रेखा शुरू होती है और बंगाल तक जो है बंगाल तक जाकर समाप्त हो जाती है। अगर आप इसे नापें तो इसकी लंबाई कितनी है टोटल? इसकी लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। और अगर हम यहाँ पर बात देखें तो 12 मुख्य और 200 छोटे और मध्यम आकार के पतन हैं। यहाँ पर जो आपको कांडला, मुंबई, मरमागांव ये जो नाम लिखे हुए हैं बेटा, ये हमारे प्रमुख पतन हैं। पतन क्या होता है? पतन एक ऐसा से हम बंदरगाह भी कहते हैं जहाँ पर हमारे जो समुद्री जहाज है वो आकर ठहरते हैं, फिर लोग उसके अंदर, सामान उसके अंदर लादा जाता है, उतारा जाता है। तो जैसे आपका बस के लिए हमारा बस स्टॉप होता है, डिपो होता है जहाँ पे बसें रुकती हैं, ठीक है, ऐसे ही जहाँ पर समुद्री हमारे जो जहाज आकर रुकते हैं वो है हमारा पतन। कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए और मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए आज़ादी के बाद सबसे पहले कांडला पतन को विकसित किया गया। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। अगर आप नक्शे पे नज़र डालो बेटा तो पहले कराची आपको पता है आज़ादी से पहले भारत में ही सम्मिलित था।
लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो दो देश बन गए, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। जो कराची है वो इस समय पाकिस्तान में है, तो वहाँ जो बंदरगाह है उसका दबाव कम करने के लिए या उसकी जगह यहाँ पर एक कांडला पतन का निर्माण किया गया। साथ ही मुंबई जो है उस समय मेन मुख्य पतन, जिसके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा था क्योंकि कराची बंदरगाह तो पाकिस्तान में चला गया, तो मुंबई के ऊपर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए कांडला पतन यहाँ पर गुजरात में आपको दिखाया गया बेटा, इसको विकसित किया गया था। मुंबई सबसे बड़ा और पोर्ट ब्लेयर सबसे छोटा बंदरगाह है। चेन्नई हमारे देश का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है। अगर हम मुंबई देखें तो मुंबई आपको सबसे बड़ा बंदरगाह नज़र आएगा। साथ ही यहाँ पर ये जो डॉट डॉट हमारे निकोबार नज़र आ रहा है, पोर्ट ब्लेयर उसकी राजधानी है, तो वहाँ के जो बंदरगाह है वो बहुत छोटे हैं। और अगर हम चेन्नई की बात करें तो बेटा हमारा सबसे जो पुराना प्राकृतिक बंदरगाह है वो चेन्नई है। साथ ही व्यापार की मात्रा एवं लादे गए सामान के संदर्भ में अगर हम देखें कि कौन सा ऐसा बंदरगाह है जहां पर बहुत अधिक मात्रा में व्यापार किया जाता है, व्यापार के लिए सामान लाया जाता है, ले जाया जाता है, तो इसमें अगर हम देखें तो मुंबई के बाद जो है चेन्नई का महत्वपूर्ण या दूसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा व्यापार आपका मुंबई पे है और उसके बाद यहाँ पर चेन्नई का दूसरा नंबर आता है। केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम की स्थापना 1967 में कलकत्ता में की गई थी। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना शिपिंग एवं समुद्री आवागमन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 1986 यानी 1986 में की गई थी। यहाँ पर अगर हम देखें कि एक निगम की स्थापना की गई थी ताकि वो इनकी देखरेख जो है सही ढंग से कर सके, और साथ ही जो हमारा पतन का उद्देश्य है, व्यापार का उद्देश्य है, उसकी पूर्ति और इनके जो सामान आवागमन है उसका सही ढंग से संचालन किया जा सके। रेलवे के आगमन से पहले जल परिवहन लोगों और वस्तुओं के आवागमन का प्रमुख साधन था। हम ये देखते हैं ब्रिटिश काल में यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई गई थी, लेकिन रेलवे लाइन से पहले जल परिवहन ही जो है वो प्रमुख साधन था लोगों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए। वर्तमान में जल परिवहन एक सस्ता साधन है, क्योंकि हमने कहा जैसे हमें सड़कों का निर्माण करना पड़ता है, रेलवे लाइन बिछानी पड़ती है, लेकिन जल परिवहन में हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। तो हम ये देखते हैं कि ये हमें सस्ता पड़ता है। जल परिवहन एक सस्ता, पर्यावरण के अनुकूल। आप ये देखिएगा कितने सारे ऐसे राज्य हैं, कितने सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग आने जाने के लिए, जैसे यहाँ पर आप रिक्शा का इस्तेमाल करते हो, ऑटो का इस्तेमाल करते हो, वो अपनी नौका का ही इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कभी जब आप बेटा घूमने जाते हो तो बोटिंग आपने की होगी, तो पैडल वाली चाहे बोट आपने चलाई हो या चप्पू वाली आपने चलाई हो, तो हम ये देखते हैं कि इस तरह की जो बोट है वो पर्यावरण के अनुकूल है एवं ईंधन प्रभावी परिवहन है। इस परिवहन का प्रयोग भारी वस्तुओं की ढुलाई के लिए अधिक उपयुक्त है। जितनी भी आप ये देखोगे बेटा कि जो हमारी वस्तुएं हैं, अगर वो संख्या में ज़्यादा है, मात्रा में ज़्यादा है, वजन में भारी है, तो उसके लिए रेल और सड़क की अपेक्षा जो हमारा जल परिवहन है वो बिल्कुल उपयुक्त है। और अगर आप देखिएगा कि भारत के कुल यातायात में आंतरिक परिवहन का योगदान 1% है। साथ ही देश के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% समुद्री पतन के माध्यम से ही व्यापार किया जाता है। एक देश से दूसरे देश में से जब सामान भेजा जाता है या सामान मंगवाया जाता है, तो हमारा जो ज़्यादातर व्यापार है दूसरे देशों के साथ, वो किसके जल परिवहन के माध्यम से ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमें सस्ता पड़ता है, इसलिए। दूसरा, ये पर्यावरण के भी अनुकूल हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जल परिवहन जो है वो परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। क्वेश्चन नंबर 1, जल परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? उत्तर, बड़े जहाज, छोटी नौकाएं, मशीनीकृत नौकाएं, फेरी आदि जल परिवहन के प्रमुख साधन हैं। प्रश्न नंबर 2, जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता होता है, क्यों? आंसर, जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता होता है क्योंकि नंबर 1, जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। नंबर 2, जल परिवहन पर्यावरण के अनुकूल है। नंबर 3,
यह ईंधन प्रभावी साधन है। नंबर 4, भारी वस्तुओं की ढुलाई के लिए बहुत अधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम लिखिएगा। आंसर, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, पहला पॉइंट, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है, नौगम्य जलमार्ग संख्या 1। सेकंड पॉइंट, सदिया और धुबरी के बीच 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, नौगम्य जलमार्ग संख्या 2। नंबर 3, केरल में पश्चिमी तटीय नहर कोटापुरम से कोल्लम तक 205 किलोमीटर लंबा नौगम्य जलमार्ग संख्या 3। आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा वो 4, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 1, ये विभिन्न देशों के साथ व्यापार को एक नया अवसर प्रदान करता है। नंबर 2, जहां विभिन्न देशों के साथ रेल और सड़क के माध्यम से नहीं जुड़ सकते, वहां बंदरगाह से समुद्री मार्ग के जरिए व्यापार कर सकते हैं। नंबर 3, इसकी सहायता से सामान कम समय में और कम लागत में विभिन्न देशों तक पहुंचाया जा सकता है। नंबर 4, बंदरगाह से व्यापार सस्ता तथा पर्यावरण के अनुकूल है। नंबर 5, सड़क परिवहन से जुड़ा होने के कारण माल को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। नंबर 6, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रवेश द्वार है।